दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। तुर्की और सऊदी अरब की नई डील ने इजरायल की बढ़ा दी टेंशन। स्टील्थ फाइटर जेट कान से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप तक सब कुछ बदलने वाला है। खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने किया ऐलान। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं गाजा के लिए समंदर और जमीन दोनों रास्तों से फिर निकलने वाला है ग्लोबल सुमूद का सबसे बड़ा राहत काफिला। और साथ में आपको बताएंगे सऊदी अरब में हिंदू भारतीय के साथ भेदभाव, मुस्लिम कर्मचारी नहीं होने पर गुस्सा, और उधर अमेरिका में ट्रंप पर हमले की साजिश के आरोपी को उम्र कैद की सजा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की और सऊदी अरब जो मुस्लिम दुनिया के दो सबसे ताकतवर और प्रभावशाली देश माने जाते हैं, अब डिफेंस इंडस्ट्री में अपने रिश्ते और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने काहिरा से वापसी के दौरान यह साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में दोनों देशों की सैन्य साझेदारी और गहरी हो सकती है। एर्दोगान ने खास तौर पर तुर्की के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट कान का जिक्र किया, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में सऊदी अरब के साथ संयुक्त निवेश पहले से तय है और जरूरत पड़ने पर इस साझेदारी को तुरंत अमल में लाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि भविष्य में कान जैसे एडवांस फाइटर जेट्स के निर्माण और विकास में सऊदी अरब की अहम भूमिका हो सकती है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अंकारा और रियाद के बीच डिफेंस सेक्टर में बड़े और अहम समझौते हो चुके हैं। इन समझौतों का मकसद सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि तकनीक साझा करना, संयुक्त उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना भी है। जानकारों के मुताबिक ये सहयोग पूरे मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो तुर्की और सऊदी अरब के रिश्तों में ये नजदीकी मुस्लिम दुनिया में एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक तैयार करने की दिशा में कदम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय मामलों में उनका संयुक्त प्रभाव भी मजबूत होगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर बात करते हुए एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच हालात बातचीत के जरिए सुलझाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि दोनों पक्ष मोल भाव और बातचीत की मेज पर बैठें ताकि टकराव से बचा जा सके। गाजा के हालात पर बोलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश गाजा शांति योजना को सही तरीके से लागू कराने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने साफ कहा कि तुर्की का मकसद गाजा में शांति और स्थिरता को दोबारा बहाल करना है और इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर तुर्की और सऊदी अरब की ये बढ़ती साझेदारी मुस्लिम दुनिया, मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति तीनों स्तरों पर अहम बदलाव का संकेत देती है, जिसके असर आने वाले समय में साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा के लिए ग्लोबल सुमूद नाम का अंतर्राष्ट्रीय राहत काफिला एक बार फिर समुद्र के रास्ते रवाना होने जा रहा है। ये काफिला 29 मार्च को स्पेन के बार्सिलोना से गाजा की ओर सफर शुरू करेगा। इस बार इसमें पहले से कहीं ज्यादा देशों और लोगों की भागीदारी होगी। ग्लोबल सुमूद की एक्टिविस्ट सुमायरा अकदेनीज उर्दू ने बताया कि ये यात्रा बार्सिलोना से शुरू होकर ट्यूनेशिया, इटली और दूसरे भूमध्य सागरीय बंदरगाहों से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि इस बार काफिले में हजारों लोग शामिल होंगे, जिनमें 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ प्रोफेशनल, पर्यावरण विशेषज्ञ और युद्ध अपराधों की जांच करने वाले लोग भी होंगे। यही बात इस मिशन को पहले से अलग बनाती है। उन्होंने साफ कहा कि ये पहल ट्रंप प्लान का विकल्प है, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनियों को खुद तय करने का हक दिया जा रहा है कि वो अपने देश को कैसे फिर से बसाना चाहते हैं। समुद्र के साथ साथ जमीन के रास्ते एक नया सुमूद लैंड काफिला भी तैयार किया जा रहा है। इसमें दवाइयां, खाना और दूसरी जरूरी राहत सामग्री होगी। इस काफिले में डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल होंगे। ये काफिला उत्तरी अफ्रीका से शुरू होकर मिस्र होते हुए रफा बॉर्डर तक पहुंचेगा। इसके अलावा दक्षिण एशिया से भी एक अलग जमीनी काफिला भेजने की तैयारी है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। एक एक्टिविस्ट ने कहा कि भले ही रफा बॉर्डर खुला बताया जाता है, लेकिन इजरायली पाबंदियों की वजह से वहां हालात बेहद दर्दनाक है और लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया के लोगों को
खुद आगे आकर मानवीय रास्ते बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। एक एक्टिविस्ट ने तुर्की के लोगों से खास अपील करते हुए कहा कि तुर्की की जनता फिलिस्तीन और गाजा से बहुत प्यार करती है, इसलिए उनसे उम्मीद है कि वो इस मिशन के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन और भागीदारी दिखाएंगे। दोस्तों, पहले जनवरी में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी कहा था कि उनकी सरकार अगले सुमुद मिशन में सीधे शामिल होगी। पहले सुमुद मिशन के दौरान इजरायली नौसेना ने 40 से ज्यादा राहत नावें जब्त कर ली थी और 450 से अधिक एक्टिविस्टों को हिरासत में लिया गया था। करीब 18 साल से जारी नाकाबंदी और हालिया युद्ध में गाजा में भारी तबाही हुई। अब तक करीब 72,000 फिलिस्तीनी मारे गए, 1,71,000 से ज्यादा घायल हुए और 90% से ज्यादा ढांचा तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के साथ आए दिन भेदभाव का मामला सामने आते रहते हैं, इस बीच सऊदी अरब में भी कुछ ऐसा ही भारतीय हिंदुओं के साथ हुआ है। दरअसल रियाद में एक बिजनेस प्रदर्शनी के दौरान एक भारतीय प्रदर्शक के साथ धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापक स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में एक सऊदी नागरिक भारतीय कंपनी के स्टॉल पर मौजूद कर्मचारियों से बहस करता और उनका मजाक उड़ाता दिख रहा है। वो इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि कंपनी में एक भी मुस्लिम कर्मचारी नहीं है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राजनीतिक विश्लेषक अमजद ताहा ने इस वीडियो को साझा करते हुए इसे खुला नस्लवाद करार दिया। उन्होंने लिखा कि व्यापार कोई मस्जिद की हाजिरी नहीं है और आधुनिक समाज में इस तरह की आस्था की पुलिसिंग के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान के मुताबिक इस मामले पर कई भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है और सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीयों की गरिमा व सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से मांग की है कि वो ये मुद्दा सऊदी अधिकारियों के सामने उठाए। दरअसल सऊदी अरब में धार्मिक और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून है। देश के बेसिक लॉ ऑफ गवर्नेंस के आर्टिकल 8 के मुताबिक शासन न्याय और समानता पर आधारित है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच के खिलाफ भी कड़े नियम है। फिलहाल इस घटना पर सऊदी अधिकारियों या आयोजकों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज हुई है या नहीं। सऊदी अरब में 26 लाख से 30 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसमें हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले में दोषी ठहराए गए रयान राउत को फेडरल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सजा बुधवार स्थानीय समय को सुनाई गई। ये घटना 15 सितंबर 2024 को हुई थी, जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। रयान साउथ AK-47 जैसी राइफल और बॉडी आर्मर के साथ ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास झाड़ियों में छिपा हुआ था। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने उसकी राइफल की नली देखी और गोली चलाई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में उसकी कार की नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने राउत को 5 मामलों में दोषी ठहराया, जिनमें ट्रंप की हत्या की कोशिश भी शामिल है। अमेरिकी जिला जज एलिन कैनन ने कहा कि आरोपी का इरादा साफ था और वे अपने मंसूबे को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुका था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।